हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आज हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के पार्ट को शुरू करने जा रहे हैं। आज हम फ्रेंच रेवोल्यूशन को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के स्टडी अप्रोच क्या रहेगा हमारा, ठीक है। और आज हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन को क्या करेंगे, शुरू करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं हम अपने फ्रेंच रेवोल्यूशन के पार्ट को, ठीक है। देखो, फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है कब? 1774, ठीक है ना। लुईस 16 को राजा बना दिया गया, ठीक है ना। बर्बन डेंसिटी से ये बिलोंग करते थे, ठीक है ना। बर्बन डेंसिटी का ही राज था कहाँ पे? फ्रांस में। तो उस समय जो राजा होते थे ना, उनके नाम लुईस 1, लुईस 2, लुईस 3 तक चलता था, तो लुईस 16 तक पहुंचा था, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ और जान लो, फ्रेंच रेवोल्यूशन हम लोग पढ़ते क्यों हैं? इंडिया में रह के हम लोग फ्रांस का रेवोल्यूशन पढ़ने की जरूरत क्या है? देखो, फ्रांस का रेवोल्यूशन इसलिए पढ़ते हैं ना कि फ्रांस का रेवोल्यूशन एक पहला ऐसा सक्सेसफुल रेवोल्यूशन था अगेंस्ट मोनार्क, अगेंस्ट ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मतलब होता है एब्सोल्यूट रूल ऑफ वन पर्सन, ठीक है ना। और यहीं से कुछ बेसिक आइडियाज निकल के आए थे आपके, लिबर्टी के, इक्वलिटी के, फर्टर्निटी के, फ्रीडम्स के, ठीक है ना। इंडिविजुअल फ्रीडम, नेचुरल राइट्स के आइडियाज कहाँ से निकल के आए थे? यहीं से निकल के आए थे, ठीक है ना। तो बिकॉज ऑफ डेट हम इसको क्या करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन 1774, लुईस 16 राजा बना बर्बन डेंसिटी का, ठीक है ना। 21 साल की उम्र में क्या बन गया ये? राजा बन गया। और उसकी शादी भी करा दी गई 21 साल की उम्र किससे? मारिया एंटोनी से। ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी, ठीक है ना। तो एक राजा की शादी किससे होगी? एक प्रिंसेस से होगी, ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से होगी, ठीक है। सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है ना, राजा रानी, ठीक है, शादी वो भी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ था नहीं, सुनने में बस अच्छा लग रहा है। लेकिन फ्रांस लुईस 16 के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली थी। तो वो आती है, जैसे ही लुईस 16 राजा बनता है तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, ठीक है ना। लुईस 16 जब राजा बना, उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्या करनी पड़ी? फेस करनी पड़ी। कैसी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम नंबर 1 कि उसकी ट्रेजरी क्या होगी? खाली होगी। खजाना उसका पूरी तरह से क्या हो गया? खाली हो गया। लुईस 16 का खजाना खाली, उसके पास पैसे ही नहीं है कि वो क्या कर सके, अपने कोर्ट्स को मेंटेन कर सके। खजाना खाली होने का रीज़न क्या था? कि उसका हाई कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट, जो उसके पैलेस, जो उसके महल थे, उसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा था, बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट था, बहुत ही मेंटेनेंस कॉस्ट था उसका, ठीक है ना। प्लस उसके ऊपर 2 बिलियन लिब्रे का क्या हो गया? डेप्थ हो गया। लिब्रे वहाँ की जो करेंसी, जहाँ की जो मुद्रा पैसा होता था, उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। 2 बिलियन लिब्रे क्यों हो गया था भाई? कर्ज कर्ज हुआ था क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा था? अमेरिका को सपोर्ट कर रहा था। अब सर बताइए, अमेरिका को क्यों सपोर्ट कर रहा था? भाई अमेरिका उस समय क्या था? ब्रिटेन की कॉलोनी थी। क्या थी? ब्रिटेन की कॉलोनी थी अमेरिका। और उस समय फ्रांस और अमेरिका का कॉमन एनिमी हुआ था कौन? ब्रिटेन हुआ करता था। तो बिकॉज ऑफ डेट फ्रांस किसको सपोर्ट कर रहा था? अमेरिका के 13 स्टेट को सपोर्ट कर रहा था। किसके लिए? उसके फ्रीडम के लिए। और फ्रांस अमेरिका को पैसा देता था। तो फ्रांस ने पैसा दिया, सोचा अमेरिका वापस कर देगा, लेकिन अमेरिका के कंडीशन अच्छे नहीं थे, अमेरिका ने पैसा वापस नहीं किया। तो इसके ऊपर 2 बिलियन लिब्रे का क्या हो गया? डेथ हो गया। प्लस उसके पास, फ्रांस के पास एक आर्मी थी, उसके कोर्ट्स थे, ठीक है, उसकी यूनिवर्सिटीज़ थी, उसको मेंटेनेंस करने का खर्च। तो फ्रांस के पास इतना भी पैसा नहीं बच पा रहा था कि वो क्या कर सके, अपने आर्मी को, अपनी यूनिवर्सिटी को, अपने कोर्ट्स को क्या कर सके, मेंटेन कर सके। बिकॉज ऑफ दैट खजाना खाली, 2 बिलियन का कर्ज, ठीक है ना। और क्या था भाई? तो ये सारी प्रॉब्लम्स किसके साथ चल रही थी? आपके फ्रांस के साथ चल रही थी, लुईस 16 के साथ चल रही थी, ठीक है। अब देखिए, ये देखिए, जब हम लोग, मैं आपको बता ना स्टडी अप्रोच जब हम लोगों ने बात किया था, तो हम लोग ने, मैंने आपसे पहले ही बोला था कि हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? फ्रांस के इकोनॉमिकल कंडीशन के बारे में। तो यहाँ पे दिख रहा है इकोनॉमिकल कंडीशन फ्रांस की क्या थी? बहुत ही ज़्यादा वीक हो गई थी, ठीक है ना। फिर मैंने बताया कि सोसाइटी के बारे में बात करेंगे, पॉलिटिकल फेलियर के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक आपको दिख रहा है, इकोनॉमिकल कंडीशन जो फ्रांस की है वो क्या है? बहुत ही ज़्यादा वीक होती जा रही थी, ठीक है। धीरे धीरे फ्रांस की कंडीशन, इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी जब लुईस 16 राजा बना फ्रेंच रेवोल्यूशन के पीरियड के समय, ठीक है। अब थोड़ा सोसाइटी के बारे में जान लेते हैं कि फ्रांस की सोसाइटी कैसी थी, ठीक है। फ्रांस की सोसाइटी के बारे में थोड़ा जान लें। इकोनॉमिकल कंडीशन जान लिया हम लोगों ने, फ्रांस की सोसाइटी जान लें। रिवोल्यूशन के रीजन है बच्चे ये, ठीक है ना। फ्रांस के पास पैसा नहीं तो वेलफेयर कहाँ से करेंगे? लोगों का वेलफेयर कौन करता है? राजा करता है। तो जब खजाना ही नहीं रहेगा तो ना अपना वेलफेयर कर सकता है, ना लोगों का वेलफेयर करेगा। तो जो वेलफेयर नहीं करेगा तो लोगों के बीच क्या हो जाएगी भाई? गुस्सा लोगों के अंदर रहेगा और लोग क्या करेंगे? अगेंस्ट इसके खड़े होंगे। तो ठीक है, पहला कंडीशन तो हो गया कि फ्रांस के पास पैसे नहीं थे। दूसरा कंडीशन हम देखते हैं कि सोसाइटी, फ्रांस की सोसाइटी के बारे में बात करते हैं। फ्रांस की सोसाइटी अगर हम लोग देखें, ठीक है, फ्रांस की सोसाइटी अगर हम लोग देखते हैं, फ्रांस की सोसाइटी 3 पार्ट में डिवाइडेड थी, ठीक है ना। इसको बोलते थे फर्स्ट स्टेट, इसको बोलते थे हम लोग सेकेंड स्टेट, और ये होता था आपका थर्ड स्टेट, ठीक है ना। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड।
इसको बोलते थे हम लोग क्लर्जी, ठीक है। ये होता था नोबिलिटी, और थर्ड स्टेट ही बोलते थे, इसमें सब लोग आते थे, ठीक है ना। तो तीन सोसाइटी, फ्रांस की सोसाइटी क्या थी, तीन पार्ट में डिवाइडेड थी। जैसे हम लोग इंडिया के बारे में पढ़ते हैं कि इंडिया की सोसाइटी क्या थी, बहुत पार्ट में डिवाइड थी। कैसे? जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इंडिया की सोसाइटी जैसे डिवाइड थी, वैसे हम लोग देखते हैं कि फ्रांस की सोसाइटी भी क्या थी, तीन पार्ट में डिवाइडेड थी, ठीक है। तो कहोगे सर अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, सोसाइटी डिवाइडेड थी तो डिवाइडेड थी। प्रॉब्लम अब आएगी बच्चा, प्रॉब्लम क्या आएगी, अब आएगी। जो थर्ड स्टेट था ना फ्रांस का जो थर्ड स्टेट था, वो पूरे फ्रांस में सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेट के लोग ही क्या करते थे, टैक्स पे करते थे। क्या पे करते थे, टैक्स पेयर थे। थर्ड स्टेट के लोग क्या करते थे, सिर्फ और सिर्फ टैक्स पे करते थे। ये पहली बात आप लोग जान लीजिए कि थर्ड स्टेट के लोग क्या करते थे, सिर्फ और सिर्फ टैक्स पे करते थे। नोबिलिटी कोई टैक्स पे नहीं करती थी, क्लर्जी कोई टैक्स नहीं पे करते थे, बल्कि ये टैक्सेस क्या करते थे, इनके ऊपर अप्लाई करते थे। क्या करते थे, टैक्सेस अप्लाई करते थे, कोई टैक्सेस पे नहीं करते थे उस समय। अच्छा, ये जो सिचुएशन है ना, इसको हम लोग अगर आप बुक में पढ़ोगे तो लिखा रहेगा इसका ओल्ड रिज्म, ठीक ना। ओल्ड रिज्म नाम से इसको हम लोग पढ़ते हैं, ओल्ड रिज्म। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सोशल सिचुएशन। इसका मतलब क्या होता है आपका, सोशल सिचुएशन। जगह नहीं है, लिख लीजिएगा, सोशल सिचुएशंस के नाम से इसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक ना। तो ओल्ड रिज्म क्या है आपका, एक सोशल सिचुएशन है, ठीक है ना। क्या है, सोशल सिचुएशन है। तो यानी कि पुराना सोशल सिचुएशन कैसा था, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बैड था। प्रॉब्लम यहाँ पे बच्चा, ठीक है ना। अब देखिए चीज़ों को ध्यान से हम लोग एक कनेक्ट कर, हमारा जो स्टडी अप्रोच था उसके अकॉर्डिंग देखें तो हम लोगों ने एक इकोनॉमिकल कंडीशंस देखा फ्रांस का, कि इकोनॉमिकल कंडीशंस कैसी थी। ये है आपकी सोसाइटी की कंडीशन भी अच्छी नहीं है। सोसाइटी तीन पार्ट में डिवाइडेड है, और जो सबसे लोअर पार्ट है, यानी कि जो सबसे नीचे तबके के लोग हैं, जो सबसे लोअर सोसाइटी के लोग हैं, वही क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ टैक्स पे करते हैं। जबकि सोसाइटी की जो अपर मोस्ट कॉस्ट है, जिनके पास सबसे ज्यादा वेल्थ है, वो किसी तरह का कोई टैक्सेस पे नहीं करते। अच्छा चलो वेल्थ की बात कर लें, तो इनके पास जो क्लर्जी, यहाँ पे मिटा देता हूँ, ठीक है ना, लिख लीजिएगा आप लोग। जो क्लर्जी और नोबिलिटी थे, ये पॉपुलेशन में कितने परसेंट थे, इनके अगर पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन में सिर्फ कितने थे, 10% थे। ये पॉपुलेशन में कितने थे, 90% थे। आप सोचिए, ठीक है। टोटल वेल्थ कितना था, टोटल लैंड कितना था इनके पास, 60% वेल्थ। और लैंड किसके पास था, पैसा और जमीन किसके पास थी, इन लोगों के पास थी। और 40% किसके पास था, इन लोगों के पास था। तो आप सोच लो सोसाइटी में क्या थे, बहुत ज्यादा अनइक्वालिटी थी। इनके पास कम है, पॉपुलेशन भी ज्यादा है, रिसोर्सेज भी कम है, तब भी क्या कर रहे हैं, टैक्सेस पे कर रहे हैं। और इनके पास सब कुछ ज्यादा है, लेकिन ये कुछ टैक्सेस नहीं पे कर रहे, बस क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। मेनली दो तरह के टैक्सेस आपके इस सिलेबस में दिए गए हैं, ठीक है ना। दो तरह के टैक्सेस हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है ना। वैसे तो बहुत सारे टैक्सेस थे, लेकिन पढ़ेंगे मेनली दो तरह के टैक्सेस हम लोग, ठीक है ना। चलिए, तो दो तरह के टैक्सेस हम लोग क्या करेंगे, इसमें पढ़ेंगे। कितने टाइप के, 2 टाइप के टैक्सेस क्या करेंगे इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो दो तरह के टैक्सेस सोसाइटी में यहाँ पे बना दे रहे होंगे, फिर से आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट में नोबिलिटी में कौन, क्लर्जी में कौन आते, जो प्रिस्ट हुआ करते थे, ठीक है ना। नोबिलिटी में जो हाई सोसाइटी के जो प्रिविलेज लोग आते थे, ठीक है ना, वो इसमें आते थे, ठीक है ना। और थर्ड स्टेट में सारे वो लोग आते थे जो गरीब लोग होते थे, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, किसान, सब लोग किसमें आते थे, इसमें आते थे, ठीक है। चलिए, दो तरह के टैक्सेस की बात कर रहा था मैं। टैक्सेस कौन पे करता था, सारे टैक्सेस थर्ड स्टेट के लोग करते थे। ये लोग टैक्सेस पे नहीं करते थे, बल्कि क्या करते थे, अप्लाई करते थे, इनके ऊपर टैक्सेस लगाते थे। तो मेनली दो तरह के टैक्सेस की हम लोग बात कर रहे थे। एक होता है टीथे, ठीक है ना, एक टैक्सेस था जिसका नाम था टीथे, और एक का नाम था टाइले। टीथे एंड टाइले, दो तरह के टैक्सेस क्या करते थे, लगाए जाते थे। मेनली दो तरह के टैक्सेस हम लोग देख रहे हैं, टीथे एंड टाइले। ये जो टीथे था ना, ये टीथे टैक्स जो था वो क्लर्जीज को दिया जाता था। किसको, क्लर्जीज को दिया जाता था।
टीथे टैक्स किसको दिए जाते थे? क्लर्जीज को दिए जाते थे। और जो टाइले था वो डायरेक्ट किसको दिया जाता था? स्टेट को दिया जाता था, ठीक है ना। डायरेक्ट किसको दिया जाता था? स्टेट को। तो दो तरह के टैक्सेस थे हम लोग, ठीक है ना, टीथे एंड टाइले मेनली। अब देखो एक टैक्सेस जो है जो किसको जा रहा है? चर्च को जा रहा है, और एक टैक्स है जो किसको जा रहा है? आपके पास स्टेट को जा रहा है, ठीक है ना। यानी कि देख लीजिए, एक धार्मिक कर हम लोग कर सकते हैं और एक राजा द्वारा लगाया क्या करते हो, लगभग मेनली बहुत सारे टैक्सेस क्या करते थे ये लोग पे करते थे, ठीक है। कौन से लोग? थर्ड स्टेट के लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोग को एक बात बता, थोड़ा सा कुछ वर्ड्स है, थोड़ा सा उनको मैं आप लोग को बता दूं, शायद मैंने आप लोग को बताया भी होगा, ठीक है ना। जैसे फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म मैंने आप लोग को बताया होगा, ठीक है, शायद मैंने आप लोग को बताया होगा। फ्यूडलिज्म क्या है? देखो जैसे हमारे यहाँ जमींदारी प्रथा होती थी ना, उसी तरह वहाँ पे फ्यूडलिज्म होता था। इसमें होता क्या है ना, जो बड़े बड़े पीजेंट्स, जो बड़े बड़े फार्मर्स होते थे ना, ठीक है, वो लैंड देते थे छोटे फार्मर्स को, उस पर वो छोटे फार्मर क्या करते थे? वर्क करते थे, मेहनत करते थे, ठीक है ना, और क्रॉप प्रोडक्शन करते थे। उसके एवज में वो क्या करते थे? एक टैक्स पे करते थे। किसको? इस फ्यूडल्स को, ठीक है ना। ये जो बड़े प्रिविलेज, जो बड़े फार्मर्स हुआ करते थे, उनको लार्ज फार्मर हुआ करते थे, उनको क्या करते थे? टैक्स पे करते थे, जिसको बोलते थे फ्यूडल ड्यूज। फ्यूडल ड्यूज, फ्यूडल ड्यूज बोलते थे, ठीक है ना। क्या बोलते थे? फ्यूडल ड्यूज बोलते थे, या फिर इसको हम लोग बोलते थे रेंट टैक्स, ठीक ना। रेंट टैक्स के भी नाम से जानते थे और फ्यूडल ड्यूज के भी नाम से जानते हैं। एक वर्ड है आपका लिबरे, जिसके बारे में मैंने बताया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो फ्रांस की सोसाइटी की बात कर ली हम लोगों ने, कि फ्रांस की सोसाइटी 3 पार्ट में डिवाइड थी। उधर हम लोग देख रहे हैं कि फ्रांस के राजा के पास पैसे ही नहीं है, सोसाइटी डिवाइडेड है। ये सारे रीजन है फ्रेंच रेवोल्यूशन के बच्चा। अभी एक और रीजन देखते हैं, पॉलिटिकल रीजन, ठीक है ना, पॉलिटिकल रीजन पे आते हैं, ठीक है ना। अब सारी प्रॉब्लम्स तो फ्रांस में हो ही रही थी, ठीक है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी फ्रांस में। क्या प्रॉब्लम्स थी भाई? प्रॉब्लम क्या थी कि जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी, ठीक है ना, फ्रांस की जो पॉपुलेशन है वो क्या हो रही थी? इंक्रीज कर रही थी। फ्रांस की पॉपुलेशन क्या कर रही थी? इंक्रीज कर रही थी, लगातार इंक्रीज कर रही थी, ठीक है ना, सस्टेन कर रही थी, इंक्रीज कर रही थी, ठीक है ना। बट जो क्रॉप प्रोडक्शन है फ्रांस का, क्रॉप प्रोडक्शन वो क्या हो रहा था? लगातार गिरता जा रहा था। या आप बोल सकते हैं क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ ही नहीं रहा था। पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्रॉप प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो पॉपुलेशन बढ़ी, क्रॉप प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, तो इससे क्या होगा? जो प्रोडक्ट्स थे, क्रॉप प्रोडक्ट्स थे, जो क्रॉप प्रोडक्ट्स थे, उनकी प्राइस क्या हो गई? इंक्रीज होने लगी। धीरे धीरे उनकी प्राइस क्या होने लगी? इंक्रीज करने लगी, ठीक है ना। अब चीजों को देखते रहिए, ये सारी चीजें एक तरह से जुड़ी हुई हैं, ठीक है ना। पॉपुलेशन बढ़ रहा है, क्रॉप्स हो ही नहीं रहे हैं, क्रॉप्स फेल होते जा रहे हैं, ठीक है ना, किसी कारण, कभी ड्रॉग के कारण, कभी ओला के कारण, ठीक है ना, कभी बर्फ गिर जा रहा है, कभी सूखा पड़ जा रहा है, बिकॉज ऑफ दैट क्रॉप्स लगातार फेल हो रहे हैं। पॉपुलेशन फ्रांस की लगातार बढ़ रही थी, ठीक है ना। तो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उनके अकॉर्डिंग उनको क्या चाहिए? खाना भी तो चाहिए, लेकिन उनके अकॉर्डिंग उनको खाना नहीं मिल रहा था, ठीक है ना। क्रॉप्स फेल हो रहे थे, बिकॉज ऑफ दैट क्रॉप के प्रोडक्ट्स जो होते थे, जैसे ब्रेड हो गया, जो मेन फूड है फ्रांस का, उसके प्राइस लगातार क्या हो रहे थे? इंक्रीज करते जा रहे थे, ठीक है ना। तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था डिमांड एंड सप्लाई का, डिमांड एंड सप्लाई का, ठीक है ना। जब किसी चीज की डिमांड हो, जैसे कि मैं डिमांड कर रहा हूँ किसी चीज का, मैं ए की डिमांड कर रहा हूँ, और ए की सप्लाई क्या हो? कम हो। मान लो मैंने ए की डिमांड किया, बट ए की सप्लाई क्या है? कम है। डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो जो प्राइस है, डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम, तो प्राइस क्या हो जाता है आपका? इंक्रीज कर जाता है। प्राइस क्या कर जाता है? इंक्रीज कर जाता है। किसी भी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइस क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। और वहीं डिमांड कम हो और सप्लाई ज़्यादा हो, तो प्राइस क्या हो जाता है? डिक्रीज कर जाता है, ठीक है ना। प्राइस क्या कर जाता है? डिक्रीज कर जाता है। और हम फ्रांस में देख रहे हैं कि यही सिस्टम चल रहा था फ्रांस में, कि फ्रांस में क्रॉप प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई कम था। बिकॉज ऑफ दैट फ्रांस में क्या हो गया? फूड शॉर्टेज हो गया, ठीक है ना। ये जो कंडीशन है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सस्टेन क्राइसिस।
क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं सस्टेन क्राइसिस। सब्सटेंस क्राइसिस के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। सब्सटेंस क्राइसिस मतलब क्या होता है, ऐसा कंडीशन जब लोग खाने और सरवाइव के लिए क्या करने लगे, स्ट्रगल करने लगे। क्या करने लगे, खाने और सरवाइव के लिए जब लोग क्या करने लगे, स्ट्रगल करने लगे, तो वैसे कंडीशन को क्या करते हैं हम लोग, सब्सटेंस क्राइसिस के नाम से जानते हैं। तो यही हुआ फ्रांस में भी, सब्सटेंस क्राइसिस आ गया, ठीक है ना। पॉपुलेशन इंक्रीज कर गई, क्रॉप फेलियर्स हो गए, बिकॉज ऑफ इट क्रॉप प्रोडक्शन क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, ठीक है ना। जो पॉपुलेशन तो बढ़ी, क्रॉप फेलियर हो गया, प्रोडक्शन क्रॉप के प्रोडक्ट का प्रोडक्शन क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। पॉपुलेशन ज्यादा, क्रॉप क्या होने लगे, फेल हो गए, क्रॉप प्रोडक्ट्स की डिमांड क्या हो गई, ज्यादा हो गई, क्रॉप ज्यादा नहीं आ रहा था तो प्रोडक्ट्स ज्यादा बनना ही नहीं है, चांस ही नहीं है। बिकॉज ऑफ डेट जो प्राइस थी वो क्या हो गई, इंक्रीज कर गई, लोगों को ब्रेड खरीदने में भी क्या होने लगी, प्रॉब्लम्स आने लगी, ठीक है ना। लोगों को ब्रेड करने में भी क्या आने लगी, प्रॉब्लम्स आने लगी। ये दिखाता है पॉलिटिकल फेलियर आपका, ठीक है ना, पॉलिटिकल फेलियर। अब यहाँ पे चाहिए था क्या, कि जो फ्रांस का राजा इस सिचुएशन को क्या करे, संभाले, क्योंकि वो किंग है। अगर भारत में ऐसा कंडीशन आए तो ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य बनता है कि वो क्या करे, प्रधानमंत्री की ड्यूटी है कि हमारी नीड्स को क्या करे, पूरा करे, ठीक है ना। उसी तरह यहाँ पे फ्रांस के राजा की नीड्स थी कि वो क्या थी, इनकी नीड्स को क्या करे, फुलफिल करे, लेकिन ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था, ठीक है ना। एक इवेंट क्या होता है ना, एक घटना क्या होती है कि कुछ लोग फ्रांस की रानी के पास, कुछ औरतें फ्रांस की रानी के पास जाती हैं, मारी एंटोनी के पास जाती है, कहती हैं कि मैम बहुत ही ज़्यादा फूड क्राइसिस है, हमको हमारे पास ब्रेड नहीं है खाने के लिए, कुछ हेल्प करिए। तो फ्रांस की रानी ने कहा कि भैया आपके पास ब्रेड नहीं है तो क्या करो, आप क्या करो, केक खाओ। अब आप सोच लो कि भैया यहाँ पे लोगों के पास खाने के लिए ब्रेड नहीं है और वो सजेशन दे रही है कि आपके पास ब्रेड नहीं है तो आप क्या खाइए, केक खाइए। इज दिस पॉसिबल? चलिए, फ्रांस की रानी कुछ भी पॉसिबल करा सकती थी। तो ये दिखाता है कि पॉलिटिकल फेलियर बहुत ज़्यादा था फ्रांस में, ठीक है ना। लोग क्या कर रहे थे, सपोर्ट नहीं कर रहे थे, फ्रांस के किंग क्या नहीं कर रहे थे, सपोर्ट नहीं कर रहे थे लोगों का, ठीक है। अब देखिए इसमें आगे क्या होता है। अब ये सारी जो सिचुएशंस बन रहे थे ना, ये लोगों को क्या कर रहे थे, लोगों के अंदर एक गुस्सा पैदा कर रहे थे। क्या कर रहे थे, गुस्सा पैदा कर रहे थे। लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, किसके अगेंस्ट, स्टेब्लिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट, मोनार्क के अगेंस्ट। बस रिवोल्यूशन लाने की देरी थी, ठीक है ना, किसी को इनका सपोर्ट करने की देरी थी। और ये सपोर्ट किसने किया, ये सपोर्ट किया मिडिल क्लास ने, ठीक ना। मिडिल क्लास कौन थे, आज के मिडिल क्लास जैसे नहीं, उस समय के मिडिल क्लास जो धीरे धीरे न्यू अमीर बने थे, ठीक ना, उनके पास थोड़े से पैसे आ गए थे। पैसे आता है तो आप, मैंने बताया था आपको क्या आ जाता है, थोड़ा लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं, नॉलेज आ जाता है, ठीक ना। तो धीरे धीरे वो मिडिल क्लास क्या कर रहे थे, ग्रो कर रहे थे, ग्रोइंग मिडिल क्लास के बारे में बात कर रहे थे। तो एक मिडिल क्लास धीरे से फ्रांस में उभरा, जिसने फ्रेंच रेवोल्यूशन को क्या किया, स्टार्ट करने का काम किया, ठीक है ना। 18th सेंचुरी में क्या हुआ, मिडिल क्लास आए 18th सेंचुरी के आसपास, मिडिल क्लास आए, थोड़ा सा पैसा इनके पास था, बिकॉज ऑफ डेट इनके पास थोड़ा सा नॉलेज हो गया, ठीक है ना। थोड़ा सा किताबें पढ़ना इन लोगों ने शुरू कर दिया, इनके पास थोड़ा सा नॉलेज हो गई, थोड़ा सा वेल्दी लोग थे, एजुकेटेड लोग थे, वेल्दी लोग थे। तो जब इन्होंने पढ़ा तो इन्हें लगा कि जो फ्रांस है उसमें बहुत ज़्यादा क्या है, प्रॉब्लम्स है, क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, प्रॉब्लम्स है। तो इन्होंने थोड़ा सा पढ़ाई किया, पढ़ाई करने से इनको क्या मिल गया भैया, एजुकेटेड थे ये लोग, क्या थे, एजुकेटेड थे, ठीक है ना, मनी था इनके पास, ठीक है ना। तो अब इन लोगों ने क्या किया, फ्रांस के लोगों के साथ मिलकर स्टेब्लिश गवर्नमेंट का क्या करना शुरू कर दिया, अपोज करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। अपोज किसका, जो बर्थ बेस प्रिविलेज थे, बर्थ बेस प्रिविलेज थे, उनका क्या करना शुरू कर दिया, अपोज करना शुरू कर दिया, ठीक है। जन्म के आधार पर जो प्रिविलेज दिए जाते थे उनका क्या करने लगे ये लोग, अपोज करने लगे लोग, ठीक है ना। और क्या, ये लोग बिलीव करने लगे, बिलीव इन मेरिट, बिलीव इन मेरिट, मेरिट पे बिलीव करने लगे। प्लस और क्या, और किस चीज की डिमांड करने लगे ये लोग, और बात करने लगे लोग ये इक्वल लॉ और इक्वल लॉ प्लस इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करने लगे लोग, इक्वल लॉ और इक्वल लॉ और इक्वल अपॉर्चुनिटी की क्या करने लगे ये लोग,
बात करने लोग। तो फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन को स्टार्ट करने का काम किसने किया? इसी मिडिल क्लास ने किया, ग्रोइंग मिडिल क्लास ने किया, और इनकी वजह से फ्रांस में क्या आया? रिवोल्यूशन आया। तो ये थोड़े से एजुकेटेड थे, थोड़ा सा पैसा आ गया था, तो इन लोगों ने क्या किया? नॉलेज आ गई थी, नॉर्मल सी बात है, नॉलेज आया, जब पढ़ने लिखने लगे लोग, थोड़ा सा इनको लगा कि ये जो फ्रांस है, जो मोनार्क है, एब्सोल्यूट रूलर ऑफ वन पर्सन, ये क्या है? गलत है, ठीक है ना। बर्थ के बेस पे प्रिविलेज देना क्या है? गलत है। मेरिट में ही क्या है? पावर है। प्लस सोसाइटी में सबको क्या मिलना चाहिए? इक्वालिटी मिलनी चाहिए। क्या मिलनी चाहिए? इक्वालिटी मिलनी चाहिए। अब वैसे ही फ्रांस के लोगों में गुस्सा था, ठीक है, प्लस मिडिल क्लास लोगों ने आया और इन सारे बातों को क्या किया? लोगों तक पहुंचाया। इसी बीच हम लोग देखते हैं ना कि कुछ फिलोसफर्स हैं, अभी लोगों के दिमाग में गुस्सा भर ही रहा था, ठीक है ना, लोगों के दिमाग में क्या था? गुस्सा भर रहा था। वो स्टेब्लिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट वैसे भी करने वाले थे, क्या? आपका कोई भी मूवमेंट चलाने थे, रिवोल्यूशन करने वाले थे। और उसी समय हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसे फिलोसफर्स थे जिनके फिलोसफर होते कौन है वैसे? जो बुद्धिजीव होते हैं, बोला जाता है बुद्धिजीव, जो आइडियाज देते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, ज्ञानवर्धक बातें करते हैं, ठीक ना, उनको क्या कहते हैं? हम लोग फिलोसफर कहते हैं, ठीक ना। तो कुछ फिलोसफर्स आए, ठीक है ना, जिसने फ्रेंच रेवोल्यूशन को क्या कर दिया? और ज़्यादा मूवमेंट दिया, फ्रेंच रेवोल्यूशन को और ज़्यादा मूवमेंट दे दिया, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे ना, तो इन्हीं फिलोसफर्स से क्या करेंगे? अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे कि फ्रांस में जो कौन कौन से फिलोसफर्स थे, इनकी क्या क्या बातें थी और इसके आगे की घटनाएं क्या क्या हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।